हे गाइस, वेलकम ऑन माय चैनल सीमा हॉलीडे डेवलपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो होने वाली है XLSX एक लाइब्रेरी है जिसके ऊपर आज की वीडियो होगी। अब इस लाइब्रेरी में स्पेशल क्या है, इस लाइब्रेरी में जो स्पेशल चीज मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है वो ये है कि कई बार हमारे पास एपीआई से डेटा आता है और उस डेटा को हमें एक एक्सेल फाइल में डाउनलोड करना होता है, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि एक एपीआई में या फिर चलो मल्टीपल एपीआई से डेटा आ रहा है जो कि डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी का है। जैसे हमारे पास 4 एपीआई है। एक एपीआई है जिसमें प्रोडक्ट की डिटेल है, दूसरी एपीआई है जिसमें एम्प्लॉय की डिटेल है, थर्ड एपीआई है जिसमें किसी और डेटा की डिटेल है। तो मल्टीपल हमारे पास एपीआई का डेटा आ रहा है। वो सारा डेटा एक स्प्रेडशीट के अंदर, एक एक्सेल फाइल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में कैसे स्टोर करना है, हम ये भी देखेंगे। और इससे रिलेटेड आपने पहले भी काफी वीडियोस देखी होंगी। आई डोंट नो कि कितने लोगों ने ये चीज इम्प्लीमेंट की है, बट मुझे ये कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ये नॉलेज शेयर करूं, मे बी ये किसी के लिए हेल्पफुल भी हो। तो जैसे कि आप देख सकते हो मेरी स्क्रीन पे एक एक्सपोर्ट बटन है, और जब मैंने इस बटन पे क्लिक किया मेरे पास एक फाइल डाउनलोड हुई है और इस फाइल का नेम है माई फाइल। और मैंने जब इस फाइल को ओपन किया, आप देख सकते हो इस फाइल के अंदर यहाँ पे ना, जहाँ पे मेरा कर्सर है आप देख सकते हो, वहां पर दो स्प्रेडशीट क्रिएट हुई हैं। एक का नाम है प्रोडक्ट और एक का नाम है एम्प्लॉय। अब प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट की डिटेल है और एम्प्लॉय के अंदर एम्प्लॉय की डिटेल है। अब पहले तो हम इस लाइब्रेरी को इम्प्लीमेंट करेंगे। ये सारा कुछ जो भी हमने अभी क्रिएट किया, जो आप देख रहे हो मेरी स्क्रीन पर, इसे हम स्टैटिक कोड के साथ इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके बाद हम इसे डायनेमिक भी करके देखेंगे कि अगर हमारी एपीआई से डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी का डेटा आ रहा है तो उसके लिए हम अलग अलग शीट्स को कैसे क्रिएट करेंगे एक ही एक्सेल में। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें होता है कि आपने डाटा डाउनलोड किया, वो डाटा आपको स्प्रेडशीट में शो हो रहा है, एक एक्सेल फाइल बन रही है, बट उसको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज कैसे करना है विदाउट चेंज एनी कोड। कि फॉर एग्जांपल अभी आपके पास करंटली 2 टाइप का डेटा आ रहा है, बट इन फ्यूचर वो डेटा 3 या 4 टाइप का भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है, वो कैटेगरी बढ़ भी सकती है। तो आपको बार बार जाकर कोड में चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। हम उस चीज को डायनेमिक ऐसे बनाएंगे कि जितनी भी कैटेगरी है उस अकॉर्डिंग क्या होगा, वो अपने आप ही उतनी ही स्प्रेडशीट क्रिएट करेगा, उतनी ही शीट क्रिएट करेगा, डेटा को कैटेगराइज करेगा। और अगर इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी। अगर किसी वीडियो से आपकी कोई हेल्प हुई हो तो लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट। तो जैसे कि आप देख सकते हो ऑलरेडी मैंने एक डमी प्रोजेक्ट सेटअप किया हुआ है, ठीक है। तो मैंने डमी प्रोजेक्ट सेटअप किया है। तो इस फंक्शनैलिटी के लिए हमें 2 लाइब्रेरीज की जरूरत पड़ेगी, तो वो हम डाउनलोड कर लेते हैं। सबसे पहले है npm xlsx। तो इसे आपको अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करना है। आप इसकी डेफिनेशन भी पढ़ सकते हो गाइस। ये बेसिकली क्या करता है कि एक स्प्रेडशीट क्रिएट करता है जिसमें आप अपने डाटा को स्टोर कर सकते हो। और मैं और कॉपी करके गाइस मैं यहाँ पर इसे पेस्ट कर देती हूँ। और गाइस जो सेकंड लाइब्रेरी है जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी वो है npm फाइल सेवर। तो गाइस सेकंड लाइब्रेरी मैं इंस्टॉल कर रही हूँ npm फाइल सेवर। तो देखिए ये भी इंस्टॉल हमारी हो चुकी। मैं npm स्टार्ट रन कर रही हूँ।
तो जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रन हो चुका है और हमने अपनी दोनों लाइब्रेरीज को इंस्टॉल कर लिया है। अब हम चेक कर लेते हैं कि package.json में हमारी दोनों लाइब्रेरी आ गई है या फिर नहीं। देखिए फाइल सेवर भी आ गई है और XLSX भी आ चुकी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं यहाँ पर एक फाइल क्रिएट कर लेती हूँ। उस फाइल का नेम होगा एक्सेल फाइल .js और यहाँ पर हम अपनी दोनों जो लाइब्रेरीज हमने इंस्टॉल की थी उन्हें import स्टार एज फाइल सेवर फ्रॉम फाइल सेवर और सेकंड में इंपोर्ट कर रही हूँ एज XLSX फ्रॉम XLSX। गाइज मैंने भी ये लाइब्रेरी कभी यूज नहीं किया है। एक्चुअली मेरे एक प्रोजेक्ट में एक रिक्वायरमेंट थी, तो मुझे ये काफी हेल्पफुल लगी, काफी अच्छा कंसेप्ट लगा, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ ये शेयर करूं। बाकी ये कितने लोगों की हेल्प करती है मुझे नहीं पता, कितने लोगों के लिए ये कोड यूजफुल होगा, बट जो मुझे लगा कि हाँ मुझे इस पे वीडियो बनानी चाहिए, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस पे वीडियो क्रिएट करती हूँ, मे बी ये किसी की हेल्प करे। तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन क्रिएट कर रही हूँ जिस फंक्शन का नाम हम रखेंगे एक्सपोर्ट टू एक्सेल। वैसे तो आप फंक्शन का नाम कुछ भी रख सकते हो, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट एक्सपोर्ट टू एक्सेल। तो गाइज मैं हुक्स में वर्क कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर एरो फंक्शन लिया है और इस एरो फंक्शन में मैं एक बटन को रिटर्न कराऊंगी, क्योंकि उस बटन के क्लिक पर हम अपनी फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करेंगे। ये एक सिंपल सा बटन है, मैंने HTML का लिया है, मैंने इसके लिए कोई लाइब्रेरी नहीं यूज किया है। और जो बटन है उसमें उस बटन का नेम हम रखते हैं डाउनलोड फाइल। गाइस अगर मेरी वॉइस प्रॉपर नहीं है तो आई एम सॉरी, बट मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं जितना ऊंचा बोल कीजिए आप, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जितना क्लियर बोल सकूं, ताकि जितनी ज्यादा क्लियर मेरी वॉइस आप तक पहुंच सके। और सेकंड थिंग, मुझे काफी लोगों ने बोला है कि आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कीजिए। तो गाइस मेरी ज्यादातर वीडियोस जो है वो हिंदी में होती हैं, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, बट यस डेफिनेटली मैं इस पे वर्क करूंगी। बट जब तक मैं इसे इम्प्रूव नहीं कर लेती हूँ प्लीज आप एडजस्ट कीजिए। और यहाँ पर मैंने एक मेथड क्रिएट किया है, ऑन क्लिक पे मैं एक मेथड को कॉल करूंगी और उस मेथड का नाम हम रख देते हैं एक्सपोर्ट। आप कुछ भी रख सकते हो, मैं रखती हूँ एक्सपोर्ट CSV। और इस मेथड को हम क्रिएट कर लेंगे कॉन्स्ट और यहाँ पर फिलहाल गाइस मैं एक हेलो प्रिंट कराऊंगी, ये चेक करने के लिए कि ये बटन का इवेंट जो है वो वर्क कर रहा है या फिर नहीं। और इसे हम एक्सपोर्ट करके app.js में इंपोर्ट करेंगे। एक्सेल फाइल है नेम,
लेट्स सी कि हमारा जो बटन है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है या फिर नहीं। नॉट फाउंड, यहाँ पर नॉट फाउंड का एरर आया है। ओके ओके तो गाइज आप देख सकते हो कि हमारा जो बटन है वो डिस्प्ले हो रहा है, उसके क्लिक पे हमारा अलर्ट भी चल रहा है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, हमने अपने इवेंट के क्लिक पर क्या कोड करना है, अब हम वो स्टार्ट करेंगे। तो गाइस सबसे पहले जो यहाँ पर कोड होगा, मैं उसके लिए आपको वन बाय वन जो भी मैं इसमें लिखूंगी, मैं आपको वन बाय वन वो चीज़ एक्सप्लेन करूंगी। आप चाहो तो इन दोनों लाइब्रेरीज के बारे में इनके npm पैकेज की डिटेल यहाँ पर आप रीड कर सकते हो। यहाँ पर इन्होंने सारा कुछ डिटेल में दिया है कि ये किस टाइप की फाइल को देखिए सपोर्ट करता है, कितने तरीके की फाइल को सपोर्ट करता है, इसको जावास्क्रिप्ट में कैसे यूज करना है। और अगर आप इसका कोड देखना चाहते हो तो आप इसके गिट लिंक पर यहाँ पर जब क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जो भी मैं कोड लिखने लगी हूँ वैसे मैं आपको वन बाय वन वो एक्सप्लेन करूंगी, फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप यहाँ से रीड कर सकते हो। इन्होंने यहाँ पर काफी सारी चीजें एक्सप्लेन की हुई हैं। यहाँ पर इसका गिट कोड है, इसको इंपोर्ट कैसे करना है, इसे यूज कैसे करना है, जो जो हम मेथड करेंगे यूज, उनकी फंक्शनैलिटी क्या है, एवरीथिंग आप यहाँ से रीड कर सकते हो ताकि आपके माइंड में कोई क्वेरी ना रहे। तो चलिए सबसे पहले अब यहाँ पर मैं एक मेथड यूज करने लगी हूँ, lsx डॉट utils डॉट जेसन टू शीट। गाइस देखिए यहाँ पर ना जेसन टू शीट के अलावा और भी बहुत मेथड हैं इस लाइब्रेरी में, जैसे कि ये यूटिल्स है ना, ये देखिए यहाँ पर जेसन सॉरी यहाँ पर xlsx डॉट यूटीज डॉट टेबल डॉट बुक है, और यहाँ पर शीट एड AOA है। तो मतलब हर एक का ना डिफरेंट डिफरेंट पर्पस है। मेरा पर्पस ये था कि मुझे अपने जो भी मेरे पास एपीआई का डेटा आ रहा है, एरे आ रहा है, उसे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके मुझे अपनी फाइल में स्टोर करना। तो मैं जेसन टू शीट नाम का जो मेथड है उसे यूज कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अपने ऑब्जेक्ट डेटा को ही अपनी जो एक्सेल फाइल है उसमें डिस्प्ले कराना है। तो मैं जेसन टू शीट मेथड को यूज कर रही हूँ, इसका पर्पस यहाँ पर ये है। ठीक है, अगर आपकी फिर भी क्वेरी है तो आप इसकी वहां लाइब्रेरी में जाकर रीड कर सकते हो। तो यहाँ पर गाइज जो डाटा हम पास करेंगे वो डाटा हम पास करेंगे एपीआई से, वो भी मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल मैं यहाँ पर एक वेरिएबल लेती हूँ जिसका नाम मैंने लिया WS। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं गाइज, हम यहाँ से ना ऐप डॉट, अब जैसे कि अब हम इस फाइल में कोड कर रहे हैं तो हम इसे कॉमन कंपोनेंट की तरह यूज करेंगे। कॉमन कंपोनेंट का मतलब क्या है कि आपने एक कंपोनेंट बना दिया, आप उसको मल्टीपल जगह पे यूज कर सकते हो, और डाटा आपको जो भी चाहिए वो आप पास कर सकते हो, जैसे कि हम प्रॉप्स के थ्रू करते हैं। तो हम अब इसका डेटा रेडी करते हैं। सबसे पहले डेटा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको ये डायनामिक वे में बताऊंगी, तो इसके लिए हम एक एपीआई इंप्लीमेंट कर लेते हैं ताकि हमारे पास डेटा जो है वो स्टैटिक ना आए, एपीआई से आए। नहीं तो बाद में मुझे क्वेरी आती है कि मैम स्टैटिक डेटा के साथ तो हो जाता है, डायनामिक के साथ नहीं होता। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक एपीआई ले लेती हूँ, डमी जेसन एपीआई।
तो गाइज यहाँ पर एक एपीआई का कोड है जिसे मैं कॉपी कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। और जो एपीआई है हम, तो गाइज हमारे पास देखिए यहाँ पर एक ना एल्बम एपीआई है। तो मैं ये एल्बम एपीआई ले लेती हूँ। तो मैंने इसमें यहाँ पर एल्बम एपीआई का जो यूआरएल है वो पेस्ट कर दिया। ठीक है। और गाइज हमारे पास जो डाटा था वो सारा कुछ डाटा यहाँ पर जेसन में आ गया। और मैंने यहाँ पर अब क्या करना है, मैंने यहाँ पर एक स्टेट ले लेनी है, यूज स्टेट, जो कि मुझे ऊपर से इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो हम उसे इंपोर्ट कर लेते हैं। जैसे कि स्टेट्स के लिए हमें यूज स्टेट मेथड यूज करना पड़ता है हुक्स में। तो मैंने यहाँ पर कॉन्स्ट डेटा, ये लेंगे हम पोस्ट डेटा, कोमा सेट पोस्ट, ये डेटा है। वैसे तो ये यूजर आईडी हम इसे यूजर डेटा नेम से लेते हैं। यूजर डेटा सेट यूजर डेटा इक्वल यूज स्टेट और जो हमारे पास ये आ रहा है ना, यहाँ पर मैं अपने डाटा को सेट कर दे रही हूँ। इसमें हमने जेसन को सेट कर दिया। और जो हमारे पास यूज़र डेटा है उसे मैं इसमें से पास करूँगी, यूज़र डेटा इक्वल यूज़र डेटा। अब चाहो तो इसका यूज़र डिटेल भी रख सकते हो। ठीक है। और ये जो है, इस एपीआई को मैं यूज इफेक्ट में रख लेती हूँ ताकि ऑन लोड के टाइम पे ये वर्क करे। ठीक है, ये यूजर डेटा हमने यहाँ से पास किया है। और गाइज यहाँ पर ना हम उस यूजर डेटा को इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है। और ये जो यूजर डेटा आ रहा है वो यहाँ पर मैंने पास किया। ओके। तो गाइज अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप्स है उसमें हमने दो चीजें देनी है। एक तो हमने वैसे तो हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, उस ऑब्जेक्ट में अंदर हम उसके अंडर ही हम दो ऑब्जेक्ट और क्रिएट करेंगे। फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट होगा वो होगा शीट्स नेम का। शीट्स नेम का मतलब जिसमें हमने अपना डेटा स्टोर करना है। सेकंड होगा शीट का नेम हमने क्या रखना है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक ले रही हूँ वेरिएबल कॉन्स्ट लेट्स सी WB। आप कोई भी नेम दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लिया, तो यहाँ पर मैंने लिया शीट्स कॉलन, इसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट, और फिर मैंने लिया शीट नेम, और उसके अंदर एक एरे। तो यहाँ पर यहाँ पर हम गाइस शीट का नेम रख देते हैं लेट्स सी यूजर डिटेल।
ठीक है। यूजर डिटेल मैंने शीट का नेम रखा है और इसमें जो डाटा है वो हम पास करेंगे जो हमने इंपोर्ट किया है। डाटा WS। ओके, तो ये गाइस हमने अपनी शीट का नेम दे दिया है और ये हमने अपनी शीट में डेटा पास कर दिया है। तो ये स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब जो गाइस हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है xlsx.write मेथड लिखना, तो हम वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल लिया है जिसका नेम मैं रखूंगी एक्सेल बफर। डॉट राइट, देखिए ये ड्रॉप डाउन में ही आ गया मैसेज। ठीक है, तो जो हमारा डेटा है, जो भी हमारी शीट है और जो भी डेटा है वो हम पास करेंगे, जो कि अभी स्टोर है WB में। तो मैंने WB यहाँ पर पास किया। उसके बाद मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया जिसमें मैंने बुक टाइप लिया, बुक टाइप। अब ये गाइस बुक टाइप क्या है, बुक टाइप में हम टाइप देंगे कि हमारी जो स्प्रेडशीट होगी वो किस टाइप की होगी। अब हमारी जो स्प्रेडशीट है वो एक्सेल टाइप की है, तो यहाँ पर हम अपनी बुक टाइप बता रहे हैं कि XLSX। ठीक है। सेकंड टाइप क्या है, यस हमारा डेटा एरे में जा रहा है तो यहाँ पर आएगा एरे। तो ये स्टेप्स भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है गाइस, हमने एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, न्यू, जिसका नेम मैं ब्लॉब रख रही हूँ, ब्लॉब। अब ब्लॉब का मतलब क्या है गाइस, ब्लॉब का मतलब है बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट। ब्लॉब का मतलब है बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा डेटा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास इमेजेस आ रही है या फिर ज्यादा अमाउंट में भी डेटा आ रहा है तो ये उसको हैंडल करेगा। तो यहाँ पर मैंने पास किया है जो हमारा एक्सेल बफर था वो इसमें जाएगा, एक्सेल बफर। ये देखिए जो मैंने यहाँ पर वेरिएबल क्रिएट किया था। अब इसमें हमने सब कुछ स्टोर किया था। हमने इसमें क्या क्या राइट किया, राइट मतलब हमने उसमें क्या क्या लिखा। हमने WB डाला जिसमें हमारा डेटा है और शीट का नेम है। हमने अपनी बुक की टाइप डाल दी कि हमारी जो फाइल होगी वो किस टाइप की होगी, उसमें डाटा होगा किस टाइप का होगा, एरे टाइप का होगा। तो एक्सेल बफर को हमने फिर ब्लॉब के एरे में डाल दिया। उसके बाद मैंने कॉमा लगा यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लिया जिसमें मैंने लिया टाइप, और इसमें गाइस मैंने अपनी फाइल टाइप बताई कि मेरी फाइल जो होगी वो किस टाइप की होगी। और इसे भी मैंने एक वेरिएबल में स्टोर किया, कॉन्स्ट डेटा। और ये जो गाइस फाइल टाइप है ये हम इसकी लाइब्रेरी से देखेंगे, क्योंकि इसका जो कोड है वो काफी बड़ा नेम है, तो वो मैं देख लेती हूँ कि वो क्या होगा। ओके, तो गाइस अभी हम यहाँ पर जो हमारी फाइल टाइप है उसको हम XLSX ही देते हैं। लेट्स सी कि ये क्या डेटा हमें शो करता है। तो यहाँ पर मैंने लिया कॉन्स्ट फाइल टाइप इक्वल Ctrl+V। XLSX। तो अब जो नेक्स्ट वर्क आएगा वो आएगा गाइस फाइल सेवर लाइब्रेरी का। तो मैं यहाँ पर फाइल सेवर लाइब्रेरी ले रही हूँ, फाइल सेवर जिसे हमने इंपोर्ट किया था, डॉट सेव एज। क्योंकि अब हमने हमारी जो एक्सेल फाइल क्रिएट होगी उसको हमने अपने सिस्टम पे स्टोर करना है। तो फाइल सेवर डॉट सेव एज ये काम करेगा, उस फाइल को हमारे सिस्टम पे स्टोर करेगा। ठीक है,
और इसमें क्या जाएगा, डेटा, जो भी हमारा सारा डेटा जो हमने कलेक्ट करके रखा हुआ है, और उसमें जाएगा फाइल नेम। अब फाइल नेम हम क्या दे रहे हैं, मैं यहाँ पर फाइल नेम मेंशन कर देती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने फाइल नेम दिया है माय फाइल। ये फाइल का नेम होगा जो फाइल डाउनलोड होगी, प्लस उसकी एक्सटेंशन क्या होगी फाइल की, तो वो फाइल की एक्सटेंशन मैं यहाँ पर दे रही हूँ .xlsx, क्योंकि हमारी जो फाइल होगी वो एक्सेल टाइप की होगी। ठीक है, तो मैंने इसको सेव किया है। अब ये जो हमारा यूजर डेटा है, इसे मैंने यहाँ पर पास किया है। ओके, और यहाँ से गाइस हम डेटा ऑलरेडी अपना पास कर चुके हैं। सो लेट्स सी कि इसकी आउटपुट क्या है। यहाँ पर कुछ एरर है। तो फ्रेंड्स, इसमें हम एरर देख लेते हैं कि हमारे पास एरर क्या आ रही है। यहाँ पर आ रहा है कुछ अनडिफाइंड करके। ओके, तो मैं इसे एक नॉर्मल मेथड बनाती हूँ, हम इसमें कोई डेटा पास नहीं करेंगे। तो मैं इसे रिमूव कर रही हूँ। और एक और चेंज था, अगर मैंने यहाँ पर डाटा लिया है तो यहाँ पर भी हम डाटा ही देंगे। ठीक है, मतलब कि जो शीट्स है, शीट्स का ये जो नेम हमने लिया ऑब्जेक्ट का, ये डाटा है, तो यहाँ पर शीट का नेम भी डाटा ही होगा। और app.js में यहाँ पर हमने यूज़र डिटेल को पास किया, और यहाँ पर भी हम यूज़र डिटेल ही कर देते हैं। सो लेट्स सी कि अब ये वर्क कर रहा है या फिर नहीं। आप देख सकते हो जैसे कि हमारे पास जेसन डेटा आ रहा है, और ये जो जेसन डेटा है, ये देखिए, ये मैंने कंसोल कराया था, यानी कि हमारे पास एपीआई का डेटा आ रहा है। ये सारा हमारे पास एपीआई का डेटा है। तो अब हम इस पर क्लिक करके देखते हैं कि हमारी जो फाइल है वो डाउनलोड हो रही है और उसमें डेटा आ रहा है या फिर नहीं। देखिए, मैंने क्लिक किया, मेरे पास ये फाइल आ गई है। और देखिए, इसमें फाइल में सारा डेटा जो एपीआई का था, जो एपीआई का रिस्पॉन्स था, वो सारा रिस्पॉन्स हमारे पास आ। तो देखिए, यहाँ पर जो हमारे पास रिकॉर्ड आ रहा है उसमें क्या है, टाइटल है कुछ, ये नेम है, यूजर आईडी है 1, आईडी है 1, ये सन क्यू समथिंग करके कुछ डेटा है, ये डमी डेटा है। और ये सेम रिकॉर्ड आपको इस फाइल में मिलेगा। देखिए, SUNT ये वर्ड है वहाँ पर। तो ये सेम एपीआई का डेटा हमारे पास आ रहा है। ओके, तो गाइज अभी आप जब देख सकते हो, तो अभी हमारे पास क्या है, एक शीट क्रिएट हुई है और एक शीट में एक तरीके का डाटा हमारे पास आया है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल, अब ये किसी प्रोडक्ट की डिटेल है, हम इसे नेम प्रोडक्ट दे देते हैं ताकि बाद में कैटेगराइज करना हमारे लिए इजी हो। मैं यहाँ पर प्रोडक्ट लिख रही हूँ, और यहाँ पर भी मैं प्रोडक्ट लिख देती हूँ। मैंने सेव किया, और अब मैंने इसे रिफ्रेश किया। मैंने फिर से अब इस फाइल को डाउनलोड करना है। मैंने डाउनलोड किया, मैंने इसे ओपन किया।
तो देखिए अब जब मैंने इसे ओपन किया तो यहाँ पर प्रोडक्ट लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि ये हमारा प्रोडक्ट का डेटा है। ऐसे ही फॉर एग्जांपल हमने एक और डेटा मंगवाना है, एम्प्लॉय का डेटा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए गाइस हम यहाँ पर एक और एपीआई को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। वैसे तो आप इसके लिए स्टैटिक डेटा भी यूज कर सकते हो, बट मोस्टली हम स्टैटिक डेटा के साथ वर्क नहीं कर रहे, अभी हम डायनेमिक डेटा के साथ वर्क कर रहे हैं। तो ये हमारी प्रोडक्ट की एपीआई थी, प्रोडक्ट एपीआई। और हाँ, अब हम जो एपीआई इम्प्लीमेंट करेंगे वो लेट्स सी यूजर डिटेल की एपीआई होगी या फिर एम्प्लॉय डिटेल होगी। तो यहाँ पर मैं एक डमी एपीआई ले लेती हूँ। यहाँ पर गाइस एक यूजर्स करके भी एपीआई है जिसमें ये डेटा है, ठीक है। और हम इस एपीआई को यूज कर लेते हैं। तो मैंने ये कोड कॉपी किया है, यूजर एपीआई, और यहाँ पर जो ये एपीआई थी मैंने इसको कॉपी कर लिया है। यहाँ पर हमने इसे पेस्ट किया और यहाँ पर मैंने एक और वेरिएबल क्रिएट किया। जैसे कि पुरानी एपीआई का जो डेटा था उसे हमने यूजर डेटा में स्टोर किया था, जिसे मैं अब प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दूंगी, प्रोडक्ट। और ये यूजर डेटा ही रहेगा, यहाँ पर भी प्रोडक्ट आ जाएगा और यहाँ पर भी प्रोडक्ट डेटा आ जाएगा। और जो हमारी नई एपीआई, जो हमने यूजर एपीआई क्रिएट की है, यहाँ पर हमने यूजर डेटा सेट कर लिया और ये यूजर डेटा हम सेंड करेंगे। यहाँ पर मैंने यूजर डिटेल लिखा था, यहाँ पर मुझे प्रोडक्ट डिटेल करना पड़ेगा। यहाँ पर भी हम प्रोडक्ट डिटेल कर देते हैं, क्योंकि पहले जो डाटा हमारा आया हम उसे प्रोडक्ट का डेटा कंसीडर कर रहे हैं। अब जो हमने एपीआई इम्प्लीमेंट की है ये यूजर एपीआई है और इसका डेटा जो है यूजर वेरिएबल में स्टोर किया है, यूजर स्टेट में, और अब इसे यूजर नेम से ही मैं वहां पर पास करूंगी। तो ये है यूजर डेटा और ये वहां पर गया यूजर डेटा। यहाँ पर गाइस हम एक और लाइन क्रिएट करेंगे सेम, और यहाँ पर मैं यूजर पास कर रही हूँ, यहाँ पर यूजर आ जाएगा। और यहाँ पर WS था तो मैं इसे प्रोडक्ट नेम दे देती हूँ और इसे यूजर। और यहाँ पर आ जाएगा प्रोडक्ट। और ऐसे ही यहाँ पर हम एक यूजर क्रिएट करेंगे और उसमें यूजर को पास कर देंगे। और यहाँ पर भी एक और शीट क्रिएट होगी जिस मैंने पेज को रिफ्रेश किया है, मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया है। यहाँ पर मैं प्रोडक्ट 1 कर रही हूँ।
user1, it should work. तो गाइस आप देख सकते हो कि अब हमारे पास प्रोडक्ट एपीआई का डेटा भी आ रहा है और यूजर एपीआई का डेटा भी आ रहा है। ये देखिए हमारे पास सारी डिटेल आ रही है, प्रोडक्ट एपीआई की भी और यूजर एपीआई की भी। ठीक है, और देखिए हमें अलग अलग कोई एक्सेल नहीं क्रिएट करनी पड़ी। एक ही एक्सेल शीट में हमारे पास दोनों तरीके का डेटा आ गया, हमारे पास प्रोडक्ट का डिटेल भी आ गया, हमारे पास यूजर का डिटेल भी आ गया। अब ऐसे ही अगर आपको एक और डेटा चाहिए, एक थर्ड टाइप का डेटा चाहिए, अब जैसे कि यहाँ पर हमारे पास ये एल्बम एपीआई का डेटा था, यूजर का था। फॉर एग्जांपल आपके पास एक और डिटेल हो कंपनी का, लेट्स एम्प्लॉय सैलरी की एपीआई हो, है ना, तो उसका डेटा भी आप ऐसे ही पास कर सकते हो। ये तो था गाइज वन वे। अब जितने तरीके का डेटा आप इसको पास करें, आपको बार बार क्या करना पड़ रहा है, आपको इस लाइन को कॉपी करना पड़ रहा है, उसमें डाटा पास करना पड़ रहा है, यहाँ पर आपको शीट का नेम देना पड़ रहा है बार बार, और यहाँ पर आपको उसका वेरिएबल डिफाइन करना पड़ रहा है। ठीक है, बट अब जो मैं आपको चेंजेस बताने लगी हूँ उसके बाद आपको क्या करना है, आपको बस अपना डाटा यहाँ से पास करना है। वो डाटा कैटेगराइज यहाँ पर अपने आप होगा। आपको जो हमारा कॉमन कंपोनेंट होगा उसमें जाकर कोई चेंज नहीं करना, उसको हमने एक यूटिलिटी की तरह क्रिएट करके रख लेना है। और हमने यहाँ पर जहाँ पर हमने अपना डाटा पास करना है, जहाँ पर एपीआई इंप्लीमेंट करनी है, वहां से बस अपना डेटा वेरिएबल में डालकर आपने बस पास करना है, वो आइटरेट खुद करेगा। आपको कॉमन कंपोनेंट में कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, आपको बस उस कॉमन कंपोनेंट को इंपोर्ट करना है, उसमें डाटा डालना है और वो खुद उसको कैटेगराइज करेगा। अब हम ये चीज सीखेंगे। हम क्या करेंगे, अब हम अपने डेटा को यहाँ से कैटेगराइज करके वहां पे भेजेंगे और वहां के कोड को ऐसे मॉडिफाई करेंगे कि यहाँ से हम जितनी भी कैटेगरी का डेटा भेज रहे हैं, प्रोडक्ट का, एम्प्लॉय का, यूजर का, हमें यहाँ पे जाके चेंजेस ना करने पड़े। यहाँ पर हम डेटा की लूपिंग कराएंगे, मतलब डेटा को डायनामिक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर डेटा को कैटेगरी में डालकर भेजते हैं, फिर वहां पर चेंजेस करेंगे। ठीक है, ये वन टाइम चेंज होगा, आपको बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं होगी। आपको बार बार सिर्फ क्या करना होगा, अपना डाटा कैटेगरी में एक कैटेगरी के अकॉर्डिंग भेजना पड़ेगा। बाकी सारा काम हमारा जो ये कॉमन फंक्शन होगा ये करेगा। तो चलिए अब हम ये देख लेते हैं। अभी जैसे मैंने सेट प्रोडक्ट डेटा किया है, ठीक है, तो यहाँ पर अभी मैं क्या करूंगी, यहाँ पर हम डेटा नहीं सेट कराएंगे। यहाँ पर बेसिकली मैं एक वेरिएबल ले रही हूँ कॉन्स्ट डेटा। ठीक है, मैंने एक एरे लिया, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट लिया। अब यहाँ पर मैंने लिया फाइल नेम। अब इस फाइल का नेम क्या होगा, ये डाटा कौन सा होगा, अभी हम इसे प्रोडक्ट डाटा बोल रहे हैं, प्रोडक्ट बोल रहे हैं, तो मैंने प्रोडक्ट लिया और इसमें जो मैंने डाटा डाला है वो डाटा होगा ये जेसन, और मैंने इसे असाइन कर दिया। और अब इस डाटा को, ये जो हमारे पास रिस्पॉन्स है, इसे मैंने यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, तो अब हमारे सेट प्रोडक्ट में देखिए फाइल नेम, या फिर आप कह सकते हो कैटेगरी, इसे हम कैटेगरी लेते हैं, कैटेगरी। ठीक है, आई नो कि वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, बट ये कॉन्सेप्ट बहुत काम का है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो ऑब्वियस है आपके काम ये बहुत ज़्यादा आएगा। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत यूजफुल है। ऐसी कोडिंग की रिक्वायरमेंट कहीं पे भी आ सकती है। तो अभी मैंने क्या करना है, मैं इस पूरे कोड को कॉपी करूंगी और यहाँ पर भी मैं इसे पेस्ट कर दूंगी।
और यहाँ पर देखिए ये वाला जेसन डेटा हमने पास कर दिया। यहाँ पर इसे जो नाम देंगे वो देंगे हम यूजर। ऊपर वाला डाटा क्या था? प्रोडक्ट, नीचे है यूजर। और इस तो गाइज अभी हमारे पास देखिए ये दो तरीके के वेरिएबल हैं, बट हमें अपना पूरा डाटा किसी एक वेरिएबल में कंबाइन करके भेजना है। ठीक है, तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे? अब गाइज हमने यहाँ पर क्या करना है, जो मेरे पास ये सेट प्रोडक्ट डाटा था ना, यहाँ पर मैं एक वेरिएबल लूंगी res इक्वल टू, और इसमें मैंने क्या करना है, मेरे पास जो प्रोडक्ट डेटा था वो सारा डेटा मुझे इसमें असाइन करना है res में। तो अब जो प्रोडक्ट डेटा था वो मेरा res में आ गया। अब मैंने क्या करना है कि res में इसे मैं रिमूव कर दूंगी, res डॉट पुश। तो गाइस देखिए यहाँ पर क्या हुआ, एक एपीआई मैंने इम्प्लीमेंट की। ठीक है, उसका जो डाटा था उसे एक एरे में डाला, उसमें कैटेगरी नाम का एक ऑब्जेक्ट लिया जिसकी वैल्यू थी प्रोडक्ट, और उसमें एक डेटा नाम का ऑब्जेक्ट लिया जिसकी वैल्यू थी जेसन। जो भी डेटा एपीआई से है वो डाल दिया। ठीक है, तो इसकी स्टेट को सेट कर दिया, यानी प्रोडक्ट में अब हमारे पास जो एल्बम एपीआई का डेटा रहा था वो स्टोर हो गया। फिर मैंने एक और एपीआई इम्प्लीमेंट की यूजर नेम की। ठीक है, अब क्योंकि मुझे सारा डाटा एक वेरिएबल में डालना है तो मैं दोनों को अलग अलग वेरिएबल में स्टोर नहीं कर सकती, क्योंकि फिर ऐसे मुझे दो अलग अलग वेरिएबल वहां पर भेजने पड़ेंगे। फिलहाल मुझे एक वेरिएबल में सारा डाटा चाहिए। तो मैंने क्या किया, जो मेरे पास प्रोडक्ट डेटा में जो डाटा था वो सारा डाटा मैंने रिस्पॉन्स में डाला। उसके बाद मैंने रिस्पॉन्स डॉट पुश मेथड के साथ जो मेरे पास यूजर एपीआई का डेटा था, ये जेसन वाला डेटा, ये दिस वन, वो सारा डाटा उठाकर मैंने res में डाल दिया, और res को मैंने यहाँ पर सेट कर दिया। आप चाहो तो सेट यूजर डेटा को यहाँ पर फाइनल डेटा भी कर सकते हो। फाइनल डेटा, फाइनल मतलब किसमें सारा डेटा है, यहाँ पर आएगा सेट फाइनल डेटा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम इन दोनों वेरिएबल्स को यहाँ पर रिमूव करेंगे। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल का नेम लूंगी फाइनल डेटा, और उसमें जो हम पास करेंगे फाइनल डेटा पास करें, फाइनल डेटा डिटेल, यहाँ पर मैं डिटेल कर रही हूँ। ठीक है, अब हमारे पास जो सारा डाटा है वो फाइनल डेटा डिटेल में, क्योंकि फाइनल डेटा में हमने सारा डाटा यहाँ पर कंबाइन करके अपना डाल दिया। अब ये फाइनल डेटा डिटेल जो है हम यहाँ पर चेक करेंगे किसमें डेटा आ रहा है या फिर नहीं। फाइनल डेटा डिटेल, तो मैं गाइस इसको कंसोल करके देखती हूँ कि यहाँ पर कुछ डेटा आ रहा है या फिर नहीं। कंसोल डॉट लॉग, तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारे पास जो फाइनल डेटा डिटेल है उसमें हमारे पास दोनों डेटा की डिटेल आ रही है। कैटेगरी जो प्रोडक्ट थी उसका डाटा भी हमारे पास आ रहा है, कैटेगरी जो यूजर थी उसका डाटा भी हमारे पास आ रहा है। जो हमने यहाँ पर कैटेगरीज बनाई हुई थी, देखिए ये हमने प्रोडक्ट की कैटेगरी बनाई थी, इसमें जेसन डाला था डाटा इस एपीआई का रिजल्ट, और सेकंड हमने यूजर बनाया था और इसमें हमने हमारी जो यूजर एपीआई का रिजल्ट था वो स्टोर किया था। फिर दोनों का डेटा यहाँ पर हमने कंबाइन करके एक सेट फाइनल डेटा में स्टोर करके हमने यहाँ पर पास कर दिया। और यहाँ पर मैंने देखिए फाइनल डेटा को कंसोल करवाया ताकि मैं डेटा देख सकूँ कि इसमें पूरा डेटा आ रहा है या फिर नहीं, और उस डेटा को फिर हमने यहाँ पर पास किया। और ये जो फाइनल डेटा डिटेल है जो ये मैंने कंसोल कराया है, इसमें
देखिए इसमें हमारे पास दोनों डाटा आ रहा है, प्रोडक्ट का भी और यूजर का भी, हमारे पास ये दोनों एरे आ रहे। अब गाइस हमें इस डेटा को आइट्रेट करना है, तो इस स्टेप को गाइस हम वन बाय वन करेंगे। फिलहाल हमारा जो ये प्रीवियस कोड है इसे मैं कमेंट कर रही हूँ फिलहाल, ठीक है। अब हम इसे फुली डायनेमिक बनाएंगे, तो मैंने क्या किया, मैंने ये फाइनल डेटा डिटेल लिया और मैंने इसे मैप कराया, मैप आइटम इंडेक्स ठीक है। और गाइस अब हमें क्या करना है, अब हमें ये चीज प्रोड्यूस करनी है, ये, तो मैं इसे यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। अब हमें यहाँ पर आइटम मैं एक बार यहाँ पर इसे कंसोल करा के देखूं कि इसमें आ क्या रहा है, आइटम में हमारे पास क्या डेटा आ रहा है। गाइस अगर आप इस कोड को स्टेप बाय स्टेप समझोगे तो ये बहुत इजी है। आई नो आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये वैसे तो मैं वीडियो सिर्फ इतना कोड बनाकर भी एंड कर सकती थी, बट जो मैं अभी इसकी फंक्शनैलिटी आपको बताने जा रही हूँ ये बहुत यूजफुल होगी, क्योंकि इन फ्यूचर आपको इस फाइल में जो आप कॉमन कंपोनेंट की तरह जिस फाइल को क्रिएट करोगे उसमें आपको कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा, इस चीज की गारंटी है जो कोड अब मैं लिखने जा रही हूँ। तो इसे ध्यान से देखना। तो मैंने इस पे क्लिक किया है, तो देखिए इसमें यहाँ पर आइटम में हमारे पास ये डाटा आ रहा है, ठीक है, 10 तो अभी हमें ये एरे चाहिए, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने आइटम डॉट डेटा, क्योंकि हमें ये एरे का डाटा चाहिए, क्योंकि हमने जेसन टू शीट में हमने ये डाटा जो है वो भेजना है, ठीक है। और यहाँ पर हमने जिसमें इस डेटा को हमें ये सारा डेटा एक वेरिएबल में स्टोर कराना है, वो होगा आइटम। आइटम के अंदर मैं एक लेट्स सी जेसन नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर रही हूँ, जेसन नाम का वेरिएबल नहीं, सॉरी, जेसन नाम का एक एरे क्रिएट कर रही हूँ। ठीक है, तो गाइज अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, जो आइटम में मेरे पास डेटा आ रहा था, मतलब आइटम में मेरे पास देखिए ये चीज आ रही थी, आइटम में मेरे पास ये दो तरीके का डेटा आ रहा था। आइटम डॉट डेटा जो इसका एरे था दिस वन, वो मैंने सारा उठा के जेसन टू शीट में डाल दिया, ठीक है। तो सारा मेरा जो भी एरे का डाटा था वो उसमें चला गया। फिर उससे मैंने आइटम के ही अंदर, यानी कि इसके अंदर जेसन नाम का एक की बनाई है और उसमें ये सारा डाटा स्टोर किया है। ये हो गया गाइस हमारा ये वाला स्टेप, ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हमने अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाना है जो कि ये है। तो इस स्टेप के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, कॉन्स्ट ओबीजे, और उस ऑब्जेक्ट में मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे एक शीट्स चाहिए, और सेकंड मुझे शीट नेम्स चाहिए। तो हमें ये दो चीजें चाहिए, ठीक है। अब क्या करना है गाइस, हमने अब हमें ये जो शीट के अंदर का ये जो डेटा है, जो हमारा डाटा है वो होगा आइटम डॉट जेसन, ओके। अब सेकंड हमने ये चीज क्रिएट करनी है, तो इसके लिए ओबीजे डॉट शीट नेम। अब शीट नेम है तो गाइस अब हमने यहाँ पर हमने क्या किया, देखिए जो हमारे पास obj डॉट शीट थी
यानी कि अभी हम सिर्फ इतना कोड समझेंगे, ठीक है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है आपके लिए, पर आप इसे समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ईजी है। हमने क्या किया, हमें ये फॉर्मेट चाहिए, दिस वन, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, उसमें दो ऑब्जेक्ट लिए, जैसे कि इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, एक है शीट्स नेम का, ठीक है, और दूसरा है शीट नेम का एक एरे है। तो यहाँ पर मैंने, सॉरी मेरे को एरे लेना था, मैंने एरे ले लिया, ठीक है। अब ये जो शीट्स है, ठीक है, अब शीट्स के अंदर जो एक और ऑब्जेक्ट है, ओके, और उस ऑब्जेक्ट में क्या आ रहा है, हमारे पास कैटेगरी आ रही है, ठीक है। कौन सी कैटेगरी आ रही है, प्रोडक्ट नाम की। तो आइटम डॉट कैटेगरी के अंदर हमारी कैटेगरी थी जो प्रोडक्ट और यूजर थी, वो हमने यहाँ पर डायनेमिक पास कर दी, और उसमें जो डेटा हमने पास करना था, यानी कि दिस वन, ये जो डेटा था वो आइटम डॉट जेसन करके हमने पास कर दिया। अब हमारा जो ये कोड था, ये कोड, ये हमारा बन चुका है। अब हमें ये चीज बनानी है, ये वाली शीट नेम। तो यहाँ पर आएगा obj डॉट शीट नेम, क्योंकि ये एरे है तो इसमें हम पुश करेंगे। अब हमें पुश क्या करना है, आइटम डॉट कैटेगरी, हमें कैटेगरी का नेम, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमें कैटेगरी का नेम देना है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे कैटेगरी का नेम चाहिए, जो कि हमने लेफ्ट हैंड साइड पे कैटेगरी का नेम लिया, और उसमें जो राइट हैंड साइड पे डेटा है वह प्रोडक्ट वन है, और यहाँ पर हम उसमें राइट हैंड साइड पर वही डेटा उसे असाइन कर रहे हैं। तो यहाँ तक हमारा ये स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है गाइस। अब जो हमारा obj है, अब हमने ये कोड दे, नेक्स्ट ये कोड है, ठीक है। अब हमारे पास था obj, ठीक है। तो पहले मैं obj को आपको कंसोल करा के दिखाती हूँ कि इतना कोड करने के बाद हमारे पास obj में क्या डाटा है। तो इसमें डाटा हम चेक कर लेते हैं। ओ, हमारे पास एरर है, एक्सपेक्टेड एंड असाइंड और फंक्शन कॉल एंड इंस्टेंस ऑन एक्सप्रेशन, ओके। वैसे गाइस हमारे पास देखिए obj में हमारे पास डेटा आ रहा है, जिस फॉर्म में हमें डेटा चाहिए था। देखिए शीट नेम्स का जो एरे था उसमें प्रोडक्ट और यूजर आ रहा है, और शीट्स में भी हमारा जेसन का डाटा आ रहा है, जो भी एक्सेल फाइल जिस फॉर्मेट में उसे एक्सेप्ट करती है वही फॉर्मेट आ रहा है, ठीक है। और ये एरर, लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग। तो मैं गाइस इस लाइन को अनकमेंट कर रही हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ तक जो हमारा कोड था डायनेमिक वो हो चुका है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, हमें ये लाइन इम्प्लीमेंट करनी है। तो मैंने इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया, और यहाँ पर जो हम डाटा अपना पास करेंगे वो करेंगे कॉन्स्ट टेस्ट इक्वल टू obj। अब गाइस मैंने यहाँ पर स्प्रेड ऑपरेटर क्यों लिया है, ताकि obj के अंदर जितना भी डाटा है, नया और पुराना, सारा ही डेटा टेस्ट में स्टोर हो, और उसे हम पास कर दें किसे, यहाँ पर। और उसके बाद गाइस नेक्स्ट लाइन मैंने ये लेनी है, और मैंने इसे यहाँ पे कॉपी कर दिया। तो यहाँ पर हमारा एक्सेल बफर ऑलरेडी जा रहा है, और लास्ट लाइन हमारी ये है, जिसमें हम फाइल सेवर डॉट सेव एज कर रहे हैं कि हमारी फाइल किस नेम से स्टोर होगी, और उसका एक्सटेंशन क्या होगा, और उसमें डाटा क्या जाएगा।
तो मैं इसे सेव कर रही हूँ। और एक और चीज़ गाइस यहाँ पर मैंने मिस कर दी थी, जैसे यहाँ पर मैंने दो एपीआई इम्प्लीमेंट की है, फर्स्ट ये थी और सेकंड मेरी एपीआई ये थी। ओके, और यहाँ पर गाइस एक ना जब ये मेरी एपीआई वर्क करेगी तो इसका जो प्रोडक्ट डेटा होगा, जब ये सेट होगा, मुझे यहाँ पर पास करना है, जब ये डाटा सेट होगा तो ये डाटा यहाँ पर पास होगा, तो मैंने यहाँ पर इसे पास करना था। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारे पास डाउनलोड का जो हमारा बटन है वो आ रहा है। अब मैं इस पर क्लिक करती हूँ और हम देखते हैं कि हमारे पास जो फाइल है वो क्या डाउनलोड हो रही है। अब मैं इसे ओपन कर लेती हूँ। और मैं इस कंसोल को बंद कर रही हूँ और फाइल को ओपन कर रही हूँ। अब गाइस देखिए हमारी फाइल में हमारे पास फिर से दो शीट्स बनी हैं, एक प्रोडक्ट नाम की जिसमें प्रोडक्ट की डिटेल है और एक यूज़र नाम की जिसमें यूज़र की डिटेल है। इसमें यूज़र का नेम है, यूज़र नेम है, ईमेल है, फ़ोन नंबर है, जो जो डाटा हमारा एपीआई से आ रहा है। तो गाइस कोड हमारा ये भी सही था, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट प्रॉब्लम ये थी कि जितने तरीके का डाटा हम इसे पास करते उतनी बार हमें ये जो लाइन थी हमें कॉपी पेस्ट करनी पड़ती, हमें बार बार जाकर अपने कॉमन कंपोनेंट में चेंज करने पड़ते। बट अब जो मैंने आपके सामने ये जो कोड लिखा है ये सारा डायनेमिक है। अब अगर मैं इस कंपोनेंट को, ये जो कंपोनेंट एक्सपोर्ट टू एक्सेल है, इसे मैं कहीं भी इंपोर्ट करूं, किसी भी फाइल में इंपोर्ट करूं, मुझे बस अपना फाइनल डेटा यहाँ पर भेजना है, उसे कैटेगरी में बनाकर भेजना है कि वो कैटेगरी क्या होगी, वो यूजर होगी, एम्प्लॉय होगी, सैलरी होगी, या वो कैटेगरी कोई भी हो सकती है। मुझे बार बार जाकर अपने कॉमन कंपोनेंट में कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फुली डायनेमिक है। क्योंकि जितने तरीके की कैटेगरीज मैं अपनी किसी भी फाइल से भेजूंगी कि या फिर किसी भी फाइल में इस कॉमन कंपोनेंट को मैं यूज करूंगी, जो भी डेटा जितनी कैटेगरी में जाएगा ये उस अकॉर्डिंग उतनी ही स्प्रेडशीट, उतनी ही शीट्स यहाँ पर क्रिएट करेगा। अब लेट्स सी कि मैं एक और एपीआई इंप्लीमेंट करती हूँ। मैं इसी कोड को कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है। और ये जो थर्ड होगा ये लेट्स सी मैं यहाँ पर एम्प्लॉय सैलरी नाम की कैटेगरी ले लेती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो मेरी एपीआई होगी वो मैं थोड़ी डिफरेंट ले लेती हूँ। फिलहाल मेरे पास कोई सैलरी की एपीआई है तो नहीं, बट हम कोई भी एक डमी एपीआई ले लेते हैं ताकि हम इस कॉन्सेप्ट को समझ सकें, इस कॉन्सेप्ट को समझ सकें। लेट्स सी मैं एल्बम एपीआई लेती हूँ। यहाँ पर भी मैं कमेंट ही लिख देती हूँ क्योंकि ये कमेंट कैटेगरी का डेटा है। तो गाइज अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट जो हमारी फर्स्ट एपीआई थी उसका डेटा यहाँ पर लिया, राइट, और मैंने उसमें पुश कर दिया। यहाँ पर मैं फाइनल डेटा यहाँ पर मैंने फाइनल डेटा लिया, और जो फाइनल डेटा था मुझे एक और वेरिएबल यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा। पुश में मैंने क्या किया, जो हमारे पास लेटेस्ट डेटा था वो भी डाल दिया। अब यहाँ पर मैं फाइनल डेटा की जगह तो मैंने इसे डाउनलोड किया,
workbook is empty. Okay, product data or final data. तो गाइस देखिए मैंने इसे डाउनलोड किया। अब लेट्स सी कि इसमें कितना डेटा, कितनी शीट्स क्रिएट होती हैं, हम वो देख लेते हैं। सो लेट्स सी कि ये एरर क्या है। आई थिंक यहाँ पर रिटर्न लगेगा, रिटर्न। तो अब देखिए हमारे जो इशू था वो रिसॉल्व हो चुका है। हमारे पास जो डेटा था, लेट्स सी कि हमारे पास जो डेटा था वो क्या आ रहा है। फाइनल डेटा डिटेल हम चेक करते हैं। तो गाइस अभी हमारे पास एक ही डेटा आ रहा है फाइनल डेटा डिटेल में। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। मैं यूज इफेक्ट हर एक एपीआई के लिए अलग अलग कॉल करूँगी। आई विल टेल यू द रीज़न बिहाइंड दैट। मैं आपको इसका रीज़न भी बताऊंगी, बट पहले मैं इसे इम्प्लीमेंट कर लूँ फटाफट। ऐसे ही मैंने गाइस एक और यूज इफेक्ट लिया और इसमें मैंने यहाँ पर फाइनल डेटा पास किया और यहाँ पर जो मैंने कोड लिया, ये जो लास्ट एपीआई थी, पहले मैंने सारी एपीआईज को एक ही यूज इफेक्ट में रखा था, अब मैं अलग अलग क्रिएट कर रही हूँ। तो गाइस देखिए अब हमारे पास तीनों एपीआई का डेटा आ रहा है। पहले क्या प्रॉब्लम हो रही थी, जो यूज इफेक्ट वर्क कर रहा था, मैंने यूज इफेक्ट में तीनों एपीआई को इम्प्लीमेंट कर दिया, तो तीनों एपीआई एक ही टाइम पे वर्क कर रही थी, पर सबका डाटा एक टाइम पे पास नहीं हो रहा था। इसलिए मैंने 3 यूज इफेक्ट लिए और मैंने वहां पर जो यूज इफेक्ट का सेकंड पैरामीटर होता है उसमें मैंने पास कर दिया, जब प्रोडक्ट का डेटा आएगा तो ये वाला यूज इफेक्ट चलेगा, यानी कि जब ये एपीआई की कॉल कंप्लीट होगी तो ये यूज इफेक्ट चलना स्टार्ट होगा, और जब इस एपीआई की कॉल कंप्लीट होगी यानी कि फाइनल का डेटा सेट हो जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पास कर दिया, जब फाइनल का डेटा सेट होगा तो ये एपीआई चलेगी। तो इस तरीके से अब हमारा जो पूरा डेटा था वो यहाँ पर फाइनल डेटा में पास हो रहा है। देखिए फाइनल डेटा डिटेल, जिसे मैंने यहाँ पर कंसोल भी करा दिया। अब मैं इसे डाउनलोड करके देखती हूँ। ओ, तो गाइज यहाँ पर देखिए हमने लास्ट लाइन नहीं लिखी, इसे भी मुझे कॉपी करना है, इसलिए डाउनलोड नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर मैंने इसे कॉपी कर दिया। नाउ इट शुड वर्क। देखिए हमारे पास फाइल भी आ गई है। सो लेट्स सी। तो गाइस देखिए हमारे पास प्रोडक्ट की शीट आ गई है, हमारे पास यूजर की शीट आ गई, हमारे पास कमेंट डेटा की शीट आ गई। तो हमारे पास सारा डेटा आ गया है।
अब ये डाटा बिल्कुल ही परफेक्ट वर्क कर रहा है। तो अभी तक जो भी हमने किया हम उसे एक बार फिर से रिवाइज करेंगे हमने क्या किया। तो मैं जो भी एक्स्ट्रा कंसोल है उन्हें रिमूव कर देती हूँ, ठीक है। और ये जो गाइस कोड है इसे मैं रिमूव नहीं कर रही, ये इसी में रहेगा ताकि जब मैं गिट पर कोड अपना अपलोड करूँ तो आपको पता रहे कि डायनेमिक होने से पहले जो हमारा स्टैटिक कोड था वो क्या था, ताकि आप उसे भी इम्प्लीमेंट करके देख सको, स्टेप बाय स्टेप आप इन चीज़ों को समझ सको। तो गाइस सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले तो इस कोड का पर्पस क्या है, जो भी हमारे पास एपीआई से डेटा आ रहा है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी का आ रहा है, उसे एक ही एक्सेल शीट में अलग अलग स्प्रेडशीट में कैटेगरी के अकॉर्डिंग कैसे डाउनलोड करना है। तो इसके लिए मैंने दो लाइब्रेरी ली, एक तो फाइल सेवर है, दूसरी XLSX है। ओके। तो गाइस सबसे पहले मैंने एक मेथड क्रिएट किया, उसमें एक बटन लगा लिया, उस बटन के क्लिक पर मैंने एक मेथड कॉल किया और उस बटन का नेम मैंने दिया डाउनलोड फाइल। और जब हम इस मेथड पर गए, इस मेथड पर मैंने यहाँ पर एक फाइनल डेटा डिटेल लिया और ये जो फाइनल डेटा डिटेल है इसे मैंने यहाँ पर पास किया है, क्योंकि मैं इस कंपोनेंट को यहाँ पर इंपोर्ट करके यहाँ पर यूज कर रही हूँ और इसमें अपना डाटा पास कर रही हूँ। और जहां पर मैं अपना डाटा पास कर रही हूँ फाइनल डेटा से, ये मैंने एपीआई का डेटा लिया है। देखिए यहाँ पर मैंने 3 एपीआई इंप्लीमेंट किए हैं। फर्स्ट एपीआई प्रोडक्ट एपीआई है, और जब मैंने गाइस एपीआई का डेटा जब मैंने इंप्लीमेंट किया है, जब मैंने एपीआई इंप्लीमेंट किया मैंने सेट टाइम आउट का फंक्शन यूज किया और जो भी मेरे पास एपीआई का डेटा आया है उसे एक एरे में स्टोर किया। एरे में मैंने दो वेरिएबल है, एक कैटेगरी एक डेटा। कैटेगरी में मैंने उस डेटा की कैटेगरी डिफाइन किया और डेटा में जो भी मेरे पास एपीआई से रिस्पॉन्स आया था जेसन में डेटा वो पास किया। तो वो सारा डाटा मैंने एक स्टेट में स्टोर कर दिया जिसका नाम मैंने रखा है सेट प्रोडक्ट डेटा। उसके बाद मैंने एक और एपीआई इंप्लीमेंट की है और यूज इफेक्ट मेथड में, और यूज इफेक्ट मेथड का जो सेकंड पैरामीटर है उसमें मैंने प्रोडक्ट डेटा डाला है, ताकि इसका मतलब ये है जब फर्स्ट एपीआई का जो रिस्पॉन्स है जब वो आ चुका हो तब ये एपीआई वर्क करेगी। तो इसी तरीके से मैंने क्या किया, जो इस एपीआई का रिस्पॉन्स था उसे भी मैंने ऐसे ही स्टोर किया है। फर्क बस इतना है मैंने यहाँ पर स्प्रेड ऑपरेटर यूज किया। इसका मतलब ये है जो भी मेरे पास प्रोडक्ट डेटा है यानी कि जो फर्स्ट एपीआई का रिस्पॉन्स है उसे मैंने पहले एक वेरिएबल में स्टोर कराया है, फिर उसी वेरिएबल में मैंने नई वाली एपीआई का डेटा पुश कर दिया है और उसे एक फाइनल डेटा नाम के स्टेट में सेट कर दिया है। ऐसे ही गाइस मैंने थर्ड एपीआई के साथ भी किया है। फाइनल डेटा जो था जिसमें मेरे दो एपीआई का रिजल्ट स्टोर था उसमें मैंने एक RES न्यू वेरिएबल में डाला और फिर से नई एपीआई का डेटा उसमें पुश कर दिया और सारा डेटा मैंने सेट फाइनल डेटा सेंड वेरिएबल में स्टोर किया है और उस फाइनल डेटा सेंड को मैंने यहाँ पर पास कर दिया। फिर यहाँ पर गाइस मेरे पास यहाँ पर फाइनल डेटा डिटेल का जो डेटा आया था मैंने उसको आइटरेट कराया है। जो भी डेटा हमारे पास आया था ये मैंने मेथड यूज किया जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ये क्या करेगा, जो भी हमारे पास डेटा आएगा वो जेसन के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेगा और यहाँ पर मैंने उसे स्टोर कर दिया। फिर गाइस मैंने ये स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। जो हमारा सेकंड स्टेप था, हमें इस फॉर्म में अपना डेटा क्रिएट करना था। यहाँ पर हमें अपनी शीट्स का नेम लेना था और यहाँ पर हमें अपना डेटा क्रिएट करना था। तो उसके लिए मैंने गाइस एक ऑब्जेक्ट लिया जिसमें शीट्स का एक ऑब्जेक्ट लिया और शीट्स नेम का एक एरे लिया, क्योंकि यहाँ पर एरे है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। इसी तरीके से जो भी मेरे पास डेटा आ रहा था, जो टोटल डेटा आ रहा था, मैंने उसे आइटरेट कराया और OBJ यानी कि दिस वन OBJ डॉट शीट्स, यहाँ पे भी शीट्स था, उसके अंदर आइटम डॉट कैटेगरी। अब आइटम डॉट कैटेगरी कौन सी थी हमारे पास, जो हमारी कैटेगरी जो हमने वहां से पास की है वो, उसमें हमने आइटम डॉट जेसन यानी कि इस आइटम डॉट जेसन में जो भी डाटा गया है वो हमने यहाँ पर इसमें पास कर दिया। ऐसे ही हमने शीट्स OBJ डॉट शीट नेम का जो हमारा एरे था उसमें हमने सारी कैटेगरीज अपनी पास कर दी। अब हमारे पास OBJ में सारा डेटा उस फॉर्मेट में आ गया जिस फॉर्मेट में हमें चाहिए। तो उसके बाद गाइस मैंने क्या किया, OBJ का जो भी डेटा था, जितना भी डेटा था, उसे सारा टेस्ट में स्टोर किया और फिर XLSX डॉट राइट जो मेथड था उसमें मैंने टेस्ट वेरिएबल पास कर दिया है और बुक टाइप मैंने XLSX रखी है और टाइप रखा है एरे, और उसे उठाकर मैंने
एक्सेल बफर नाम के एक वेरिएबल में डाल दिया। फिर मैंने एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ब्लॉब नाम का, जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जिसका काम है बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट, मतलब कि जितना भी डाटा होगा, जितने भी अमाउंट का डाटा होगा, ये वो सारा डाटा स्टोर करेगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर फाइल टाइप दे दी। हमारी फाइल टाइप क्या होगी, XLSX नाम की होगी, और सारा डाटा हमारा जो भी था वो डाटा नाम के कॉन्स्ट वेरिएबल में चला गया। फिर गाइस हमारे पास काम आता है लास्ट, वो था कि फाइल सेवर डॉट सेव एज, यानी कि जो भी हमारी फाइल होगी वो किस नाम से सेव होगी, इसकी एक्सटेंशन क्या होगी, इसमें डाटा क्या होगा। फाइल सेवर डॉट सेव एज में मैंने डाटा, जो भी मेरा डाटा था, फाइल नेम प्लस उसकी एक्सटेंशन, वो सारा स्टोर कर दिया। अब गाइस आप फ्रंट एंड से आप इस कंपोनेंट को, जो हमारा कॉमन कंपोनेंट बन चुका है, फुली डायनेमिक हो चुका, आप कहीं भी एक्सपोर्ट कीजिए। इसमें आप जितनी मर्जी कैटेगरी का डाटा आप इसमें स्टोर कीजिए, आपको बार बार जाकर इस फाइल को मॉडिफाई नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये फुली डायनेमिक है। बस आपको जहां से अपना डाटा पास करना है उसकी कैटेगरी आप जरूर डिफाइन कीजिएगा, ताकि जब इसकी स्प्रेडशीट क्रिएट हो, यानी कि जब इसकी एक्सेल फाइल क्रिएट हो, जैसे कि अभी यहाँ पर डाउनलोड करने पर ये एक्सेल फाइल इसकी क्रिएट हो रही है, इसमें अलग अलग कैटेगरी क्रिएट हो रही है, वो कैटेगरीज क्रिएट हो सके, वो कैटेगरी के अकॉर्डिंग खुद ब खुद अपना डाटा डिफ्रेंशिएट करेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मीनिंगफुल लगी हो, आज का ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आई नो कि आज की वीडियो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी। आई होप कि मैंने जो आपको समझाने की कोशिश की है, जो नॉलेज मैंने ट्रांसफर करने की कोशिश किया, वो आपको प्रॉपरली मिली है। फिर भी कोई क्वेरी आप मुझे कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वो बहुत ज़रूरी है। और अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस आते रहेंगे। अगर आप चैनल को ऐसे ही बूस्ट करते रहोगे, आप मुझे मोटिवेट करते रहोगे, तो आपको ऐसे ही अच्छा अच्छा कंटेंट मेरे चैनल पे मिलेगा। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसे ही अच्छे से टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय गाइस।